8 जनवरी 2026 लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ एक ऐसा एयरक्राफ्ट लैंड हुआ जिसे लोग 51 साल के बाद पहली बार देख रहे थे। जब ये एयरक्राफ्ट लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे लैंड होता है तब यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ इस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे। आज दुनिया के कई बड़े देशों के बीच ग्लोबल टेंशंस चल रही है। ऐसे में अचानक ये मिस्टीरियस प्लेन पब्लिक में दिखाई देना कोई आम बात नहीं है दोस्तों। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पे इस एयरक्राफ्ट के ढेर सारे वीडियोस वायरल हुए। दुनिया की सारी न्यूज चैनल्स पे इस एयरक्राफ्ट की बातें होने लगी और लोगों में एक डर का माहौल बन गया, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं था, ये था द डूम्सडे प्लेन। और इस प्लेन को देखकर लोगों के मन में कई सवाल आए, जैसे ये डूम्सडे प्लेन आखिर है क्या? ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं इस प्लेन में? इस प्लेन का इन्वेंशन कैसे और कब हुआ? और आखिर 51 साल बाद ये प्लेन क्यों नजर आया? क्या दुनिया में एक और न्यूक्लियर हमला होने वाला है, जैसा नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ था? इस एयरक्राफ्ट का रियल नाम है बोइंग E-4B नाइट वॉच। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं, ये अमेरिका का एक फ्लाइंग पेंटागन माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए तो इस एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जिससे पूरे अमेरिका पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इस प्लेन को डूम्सडे प्लेन क्यों कहा जाता है? डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन। सबसे पहले ये समझते हैं कि डूम्सडे प्लेन नाम क्यों पड़ा। डूम्सडे, कयामत का दिन, वो दिन जब दुनिया खत्म हो जाए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरें, सिटीज जल जाएं, मिलियंस लोग मर जाएं, रेडिएशन हर जगह फैल जाए। 1950 के दशक और 60 के दशक में जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तब एक डर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। उस वक्त एक थियरी फेमस थी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD। मतलब अगर एक कंट्री न्यूक्लियर अटैक करेगी तो दूसरी भी अटैक करेगी और दोनों कंट्रीज तबाह हो जाएंगी। तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने सोचा, अगर सोवियत यूनियन अचानक वॉशिंगटन DC पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दे तो क्या होगा? व्हाइट हाउस उड़ा दिया जाएगा, पेंटागन तबाह हो जाएगा, प्रेसिडेंट और मिलिट्री लीडर्स मर जाएंगे, और फिर कौन ऑर्डर्स देगा, कौन काउंटर अटैक करेगा? इसलिए एक सॉल्यूशन निकाला गया। एक प्लेन बनाया गया जो न्यूक्लियर ब्लास्ट से बचेगा, जो हमेशा उड़ता रहेगा, जो प्रेसिडेंट और मिलिट्री लीडर्स को बचाएगा और जहां से पूरा न्यूक्लियर वॉर लड़ा जा सकता है। ये प्लेन है बोइंग E-4B नाइट वॉच। अमेरिका के पास सिर्फ 4 E-4B प्लेन्स हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ 4, और ये 4 प्लेन्स नेब्रास्का में एक बेस पर रखे हैं, ऑफेट एयरफोर्स बेस। हर वक्त एक प्लेन रेडी रहता है, 24 घंटे 365 दिन, कभी भी लॉन्च हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये प्लेन इतना पुराना क्यों है? 1970 के दशक में बना, ऑलमोस्ट 50 साल पुराना डिजाइन। तो अमेरिका ने नया प्लेन क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब आपको मिलेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लेन में क्या क्या टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो आज भी मॉडर्न प्लेन्स में नहीं है। 1960 के दशक की बात है। जॉन F कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। 13 दिन तक पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर के करीब थी। सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स रखे। क्यूबा अमेरिका से सिर्फ 90 माइल्स दूर है, मतलब मिसाइल्स लॉन्च होने के 5 मिनट में अमेरिका के सिटीज पर गिर सकते थे। कैनेडी और उसकी टीम दिन रात व्हाइट हाउस में मीटिंग्स कर रहे थे। टेंशन इतना था कि हर कोई सोच रहा था, क्या न्यूक्लियर वॉर होगा? थैंकफुली वॉर नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका को एक बात समझ आ गई, वॉशिंगटन DC सेफ नहीं है। अगर सोवियत मिसाइल्स आएंगे तो प्रेसिडेंट को बचाना मुश्किल होगा। तो 1960 के एंड में एक प्रोग्राम शुरू हुआ, नेशनल इमरजेंसी एयरबॉर्न कमांड पोस्ट, एक ऐसा कमांड सेंटर जो प्लेन में हो, जो न्यूक्लियर अटैक में भी सेफ रहे। 1974 में बोइंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि बोइंग 747 जंबो जेट को मॉडिफाई करो, इसको एक फ्लाइंग कमांड सेंटर बनाओ। लेकिन ये कोई सिंपल मॉडिफिकेशन नहीं था। सोचिए, एक कमर्शियल एयरलाइनर जो नॉर्मल पैसेंजर्स कैरी करता है, उसको एक मिलिट्री कमांड सेंटर बनाना है जहां से प्रेसिडेंट न्यूक्लियर वॉर लड़ सके। बोइंग के इंजीनियर्स ने 3 साल तक काम किया। 1977 में पहला E-4A प्लेन रेडी हुआ, लेकिन ये काफी नहीं था, टेक्नोलॉजी और भी एडवांस चाहिए थी। तो 1979 में अपग्रेडेड वर्जन आया, E-4B। ये वर्जन बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसके ऊपर एक बड़ा डोम शेप स्ट्रक्चर लगाया गया। इसके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम था, इतना पावरफुल कि दुनिया के किसी भी कॉर्नर से कम्युनिकेट कर सके। 1980 में पहला E-4B सर्विस में आया। रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट बने 1981 में, और उनके टाइम पर यह प्लेन बहुत यूज हुआ, क्योंकि कोल्ड वॉर अपने पीक पर था।
1985 तक सब पुराने E-4A प्लेन्स को E-4B में अपग्रेड कर दिया गया और तब से ये 4 प्लेन्स अमेरिका की रक्षा कर रहे हैं ऑलमोस्ट 40 साल से। अब सोचिए 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी लेकिन अभी भी यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि इस प्लेन में जो फीचर्स हैं वो आज के मॉडर्न प्लेन्स में भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, EMP प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। पहले समझते हैं EMP क्या होता है। जब न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो सिर्फ ब्लास्ट और हीट नहीं होती, एक और चीज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव इतनी पावरफुल होती है कि सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तुरंत फ्राई कर देती है। 1962 में अमेरिका ने एक टेस्ट किया। पैसिफिक ओशन में 400 किलोमीटर ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया। नाम था स्टारफिश प्राइम। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि हवाई में स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हो गईं 1400 किलोमीटर दूर। तो सोचिए, अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो पहली ही ब्लास्ट में सब इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म। लेकिन E-4B प्लेन बिल्कुल सेफ, क्योंकि ये प्लेन EMP हार्डन्ड है। मतलब हर वायर, हर सर्किट, हर इक्विपमेंट स्पेशली डिजाइंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है। डायल गेजेस, मैकेनिकल स्विचेस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अंदर नहीं घुस सकते। हर विंडो मेटल मेश से कवर्ड है, हर डोर स्पेशली सील्ड है। प्लेन के अंदर कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है जो हम घर में यूज करते हैं। सब मिलिट्री ग्रेड हार्डन्ड सिस्टम्स हैं जो न्यूक्लियर ब्लास्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी काम करेंगे। टेस्टिंग में ये प्लेन न्यूक्लियर ब्लास्ट से 250 किलोमीटर दूर से गुजरा और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सब सिस्टम्स काम कर रहे थे। सोचिए दोस्तों, जमीन पर सब कुछ तबाह, बिल्डिंग्स गिर गईं, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब, लोग मर गए, लेकिन ये प्लेन उड़ता रहेगा, बिल्कुल सेफ। और अंदर से प्रेसिडेंट और मिलिट्री लीडर्स पूरा वॉर लड़ रहे हैं। ये है डूम्सडे प्लेन का असली पावर, सरवाइव करना, तब भी जब दुनिया खत्म हो रही हो। एक नॉर्मल बोइंग 747 कितने घंटे उड़ सकता है? मैक्सिमम 14 घंटे, फिर फ्यूल खत्म, लैंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन E-4B दोस्तों, ये थियोरेटिकली अनलिमिटेड टाइम तक उड़ सकता है। कैसे? मिड एयर रिफ्यूलिंग। आपने देखा होगा मूवीज में 2 प्लेन्स उड़ते हैं, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में फ्यूल ट्रांसफर होता है। ये रियल है और E-4B इसको रेगुलर बेसिस पर करता है। अमेरिका के पास KC-135 स्ट्रैटो टैंकर नाम के प्लेन्स हैं। ये स्पेशली फ्यूल ट्रांसफर करने के लिए बने हैं। E-4B उड़ेगा, KC-135 पीछे आएगा, दोनों प्लेन्स एयर में कनेक्ट होंगे और फ्यूल ट्रांसफर होगा। 1970 के दशक की टेस्टिंग में एक E-4B ने रिकॉर्ड बनाया था। 35.4 घंटे कंटिन्यूअसली उड़ा, बिना लैंडिंग किए, सिर्फ मिड एयर रिफ्यूलिंग करके। लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी 1 हफ्ता। अगर जरूरत पड़े तो ये प्लेन 1 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली उड़ सकता है, बिना जमीन पर आए। सोचिए न्यूक्लियर वॉर का सिनारियो, वॉशिंगटन DC तबाह हो गया, एयरफोर्स बेस डिस्ट्रॉय हो गए, तो प्लेन लैंड कहाँ करेगा? कहीं नहीं, ये उड़ेगा दिन रात, जब तक वॉर खत्म नहीं होता। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फ्यूल तो रिफिल हो सकता है, लेकिन लोग, क्रू मेंबर्स, उन्हें रेस्ट चाहिए, खाना चाहिए, स्लीप चाहिए। तो प्लेन के अंदर ये सब फैसिलिटीज हैं। 18 क्रू बंक्स, मतलब 18 लोग एक साथ सो सकते हैं। रोटेशन सिस्टम है, कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग रेस्ट करेंगे। गैली है जहाँ खाना बनाया जा सकता है, बाथरूम्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, स्मॉल जिम भी है और सब जगह सिक्योर है। हर रूम साउंड प्रूफ, हर कन्वर्सेशन एनक्रिप्टेड, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती। ये प्लेन मेंटेन करना कितना एक्सपेंसिव है? जब ये प्लेन्स 1970 के दशक में बने तब हर एक प्लेन की कॉस्ट थी अप्रॉक्सीमेटली $250 मिलियन। उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा था। लेकिन मेंटेनेंस ये और भी महंगा है। हर घंटा उड़ने में ये प्लेन खर्चा करता है $372,496। ये फिगर 2024 का है। इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे तो 2026 में ये $400,000 से ज़्यादा होगा। मतलब अगर ये प्लेन 10 घंटे उड़ेगा तो खर्चा होगा $4 मिलियन। एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि हर प्लेन का एनुअल मेंटेनेंस 50 से $100 मिलियन के बीच होगा। टोटल 4 प्लेन्स हैं तो $200 से $400 मिलियन हर साल। 2005 में बोइंग को $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था 5 साल के अपग्रेड और मेंटेनेंस के लिए, मतलब हर साल 400 मिलियन। अब आप सोचोगे इतना खर्च क्यों कर रहे हैं एक पुराने प्लेन पर, क्यों नहीं नया प्लेन बना लेते? क्योंकि ये प्लेन रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। इस प्लेन में जो टेक्नोलॉजी है वो यूनिक है। EMP हार्डनिंग करना, न्यूक्लियर शील्डिंग लगाना, 67 कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंटीग्रेट करना, ये सब काम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये प्लेन काम करता है, 40 साल से प्रूवन है, हर कंडीशन में टेस्टेड है। न्यू प्लेन बनाएंगे तो फिर से टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ईयर्स लगेंगे और रिस्क रहेगा कि क्या वो प्लेन उतना रिलायबल होगा।
लेकिन हाँ, एयरफोर्स प्लान कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन डूम्सडे प्लेन E4C या SAOC सर्वाइवेबल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर। ये बोइंग 747 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा, जो लेटेस्ट 747 मॉडल है। लार्जर, मोर फ्यूल एफिशिएंट, मोर स्पेस। इस प्लेन में मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स होंगे, बेटर EMP प्रोटेक्शन, इम्प्रूव्ड न्यूक्लियर शील्डिंग, मोर कंफर्टेबल क्रू क्वार्टर्स। प्रोग्राम अभी अर्ली प्लानिंग फेज में है। 2030 के बाद पहला प्लेन रेडी होगा और ग्रेजुअली ये पुराने E4B को रिप्लेस करेगा। बजट एस्टिमेटेड $10 बिलियन। हाँ, सही सुना आपने, 10 बिलियन। ये इतना एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेन नहीं है, ये एक कंप्लीट सर्वाइवेबल कमांड सेंटर है जिसमें लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी जाएगी। सब कुछ क्लासिफाइड होगा, टेस्टिंग एक्सटेंसिव होगी। लेकिन सोचिए, $10 बिलियन अगर ये गारंटी दे सके कि न्यूक्लियर वॉर में भी अमेरिका का गवर्नमेंट चलेगा, तो क्या ये वर्थ है? प्रोबेबली हाँ। अब आते हैं रीसेंट इवेंट्स पर। 2026 में क्या हुआ? 6 जनवरी 2026 वॉशिंगटन DC जॉइंट बेस एंड्रूज के पास एक E4B देखा गया। ये बेस प्रेसिडेंट के एयरफोर्स 1 का होम है। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। कुछ कहते थे क्या बाइडन को मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ कहते थे क्या रूस के साथ टेंशन बढ़ गई। लेकिन रियलिटी, ये एक रूटीन पोजीशनिंग फ्लाइट था। प्लेन ऑफ्ट एयरफोर्स बेस से एंड्रूज तक आई, क्रू ट्रेनिंग और रेडीनेस चेक के लिए। ऐसी फ्लाइट्स रेगुलर होती हैं। फिर 8 जनवरी 2026 रात को 11 बजे लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे सीन अलग था। E4B का LAX पर लैंडिंग 51 साल बाद हो रहा था। पहली और लास्ट टाइम 1975 में आई थी, तब भी ट्रेनिंग मिशन था। लेकिन इतने लंबे टाइम बाद फिर से देखा, लोग डर गए। वेनेजुएला में मादुरो को कैप्चर किया गया था 3 जनवरी को। डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड का इशू चल रहा था। ट्रंप कहते थे कि ग्रीनलैंड चाहिए अमेरिका को, डेनमार्क कहता था नहीं मिलेगा। डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ रहे थे। मिडिल ईस्ट में इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी था। रूस यूक्रेन वॉर स्लोली बढ़ रहा था। तो जब ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में डूम्सडे प्लेन पब्लिक एयरपोर्ट पर लैंड करे, तो नेचुरली सबको लगेगा कि कुछ होने वाला है। एयरपोर्ट वर्कर्स ने वीडियोस बनाए। प्लेन के पास सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, कोई पास नहीं जा सकता था। अगले दिन पेंटागन से स्टेटमेंट आई। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ आर्सेनल ऑफ फ्रीडम टूर पर थे। ये टूर क्या है? डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करना, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, कैलिफोर्निया में डिफेंस कंपनियां विजिट करना। पीट हेग्सेथ E4B में ट्रेवल कर रहे थे। साथ में पेंटागन रिपोर्टर्स थे जो डिफेंस न्यूज कवर करते हैं, और लॉरा लूमर थी जो कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और ट्रम्प सपोर्टर है। पेंटागन स्पोक्सपर्सन ने क्लियरली कहा, ये रूटीन ट्रेवल है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई वॉर प्रिपरेशन नहीं है। डिफेंस सेक्रेटरी अपना शेड्यूल टूर कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी। कुछ लोग कहते थे कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की प्रिपरेशन है, कुछ कहते थे कि न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। रियलिटी ये थी, पीट हेग्सेथ कैलिफोर्निया जाना चाहते थे। उन्हें ट्रेवल के दौरान एक सिक्योर कमांड सेंटर चाहिए था, क्योंकि वो डिफेंस सेक्रेटरी हैं। उन्हें हमेशा सेंसिटिव कम्युनिकेशंस की जरूरत होती है। तो बेस्ट ऑप्शन था E4B में जाना, लेकिन LAX पर लैंड करना ये रेयर था। नॉर्मली E4B मिलिट्री बेसिस पर ही लैंड करता है, पब्लिक एयरपोर्ट्स पर नहीं। शायद लॉजिस्टिक्स की वजह से LAX चुना गया। एनीवे, प्लेन 9 जनवरी को वापस ऑफ बेस पर पहुंच गई। मिशन कंप्लीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये प्लेन एक्चुअल में कभी यूज हुआ है? इसका आंसर सरप्राइजिंग है, कॉम्बैट में कभी नहीं। ये प्लेन कभी डायरेक्टली वॉर में यूज नहीं हुआ, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में इसे कई बार यूज किया गया है। 9/11 अटैक याद है? 11 सितंबर 2001, जब टेररिस्ट ने प्लेन्स हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर अटैक किया था। उस दिन एक E4B वॉशिंगटन DC के ऊपर उड़ रहा था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उस दिन मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही थी। जैसे ही अटैक्स हुए, इस प्लेन को तुरंत मिशन मोड में डाल दिया गया। उस टाइम प्रेसिडेंट बुश फ्लोरिडा में थे। उन्हें सेफ लोकेशन पर भेजा गया और E4B रेडी था अगर उन्हें एयरबोर्न कमांड सेंटर की जरूरत पड़ती। थैंकफुली जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस दिन ने दिखा दिया कि E4B कैसे काम में आता है जब कोई अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस हो। हरिकेन ओपल 1995, एक मैसिव हरिकेन जो फ्लोरिडा और गल्फ कोस्ट को डेवस्टेट कर रहा था। प्रेसिडेंशियल इवेंट्स, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के दौरान जब प्रेसिडेंट कांग्रेस में स्पीच देते हैं, तब E4B कैपिटल हिल के ऊपर उड़ता है बैकअप के तौर पर, ताकि अगर कुछ हो जाए तो प्रेसिडेंट को तुरंत इवैक्यूएट किया जा सके। डिफेंस सेक्रेटरी की फॉरेन ट्रिप्स, जब वो रिस्की कंट्रीज जैसे मिडिल ईस्ट या अफगानिस्तान में जाते हैं, तब E4B साथ में जाता है। ये शैडो करता है ताकि हर वक्त सिक्योर कम्युनिकेशन अवेलेबल रहे। लेकिन ये सब प्लान मिशंस हैं। रियल न्यूक्लियर वॉर सिनारियो कभी नहीं आया।
होपफुली कभी नहीं आएगा। हर वक्त एक प्लेन अलर्ट पर रहता है। क्रू 24 घंटे प्लेन के अंदर गार्ड करता है। हर कॉन्टिजेंसी के लिए बैकअप प्लान होता है, क्योंकि अगर कभी रियल डूम्सडे आया तो ये प्लेन रेडी रहेगा। अमेरिका की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आप सोचोगे अमेरिका के पास ये प्लेन है तो अदर न्यूक्लियर पावर्स के पास क्या है? रूस के पास है, उनके पास भी एक डूम्सडे प्लेन है, IL-80 मैक्स डोम। इसे इल्यूशन 86 एयरलाइनर को मॉडिफाई करके बनाया गया है। इसका रोल बिल्कुल सेम है, फ्लाइंग कमांड सेंटर न्यूक्लियर वॉर के लिए। रूस के पास एस्टिमेटेड 4 से 6 एयरक्राफ्ट हैं। इसका डिजाइन अमेरिकी E-4B से थोड़ा अलग है, लेकिन पर्पस वही है। चीन, उनके पास ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे इसे डेवलप कर रहे हैं। बोइंग 747 जैसा एक लार्ज एयरक्राफ्ट चाहिए, उस पर मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं, शायद अभी टेस्टिंग फेज में है। यूनाइटेड किंगडम, नहीं, उनके पास कोई डेडिकेटेड डूम्सडे प्लेन नहीं है, लेकिन उनके पास VIP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो इमरजेंसी में यूज हो सकते हैं, BAE 146 और एयरबस वॉइजर। लेकिन ये E-4B जितने एडवांस नहीं है। फ्रांस, वहां भी नहीं। यूरोपियन कंट्रीज आमतौर पर नेटो पर डिपेंडेंट हैं। अगर न्यूक्लियर इमरजेंसी होती है तो कोऑर्डिनेशन नेटो के थ्रू होगा। इंडिया, न्यूक्लियर पावर तो है, लेकिन इंडिया के पास एयरबोर्न कमांड पोस्ट नहीं है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। बोइंग 747 को मेंटेन करना और उसे मॉडिफाई करना बिलियंस में खर्च होता है। नॉर्थ कोरिया, ऑब्वियसली नहीं, उनके पास मुश्किल से फंक्शनल सिविलियन एयरलाइंस हैं। कुछ पुराने सोवियत एरा के प्लेन्स हैं मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन डूम्सडे प्लेन जैसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जिनके पास प्रॉपर डूम्सडे प्लेन्स हैं, अमेरिका और रूस। कोल्ड वॉर राइवल्स, दोनों ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की। दोनों के पास 4 प्लेन्स हैं और दोनों हमेशा रेडी रहते हैं। और ये एक चिलिंग रिमाइंडर है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा आज भी एग्जिस्ट करता है। भले ही कोल्ड वॉर खत्म हो गया, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स आज भी मौजूद हैं। थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स रेडी हैं, लॉन्च पर रेडी, और दोनों कंट्रीज के पास ये प्लेन्स हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर कभी डूम्सडे आया तो उन्हें सरवाइव करना होगा, गवर्नमेंट चलानी होगी, काउंटर अटैक करना होगा।